हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ट्रांसफर इनकम क्या है, फैक्टर इनकम क्या है, और हमने टाइप्स ऑफ गुड्स भी पढ़े थे। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि हमारी ट्रांसफर रिसीट्स क्या है। देखिए, मैंने हेडिंग ही डाली है कि हमारी ट्रांसफर रिसीट्स क्या है। अभी तक हम पेमेंट पढ़ रहे थे, अब हम रिसीट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारी जो ट्रांसफर रिसीट्स है वो दो पार्ट में डिवाइड की गई हैं, करंट ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर्स। अब देखिए, करंट ट्रांसफर्स क्या है। करंट ट्रांसफर्स वो ट्रांसफर्स हैं जो, एक तो आप समझ गए ना, रिसीट्स क्या होंगी, जो हमें मिल रही हैं। जो हमें मिल रही है, अभी तक हम पेमेंट की बात कर रहे थे, अब हमें जो चीज रिसीव हो रही है तो वो किस में आएंगे, करंट ट्रांसफर्स में या कैपिटल ट्रांसफर्स में। इसीलिए इसको टॉपिक दिया गया है ट्रांसफर रिसीट। क्या दिया गया है, ट्रांसफर रिसीट। अब करंट ट्रांसफर्स में वो ट्रांसफर्स आएंगे जो हमें, जैसे हमें गिफ्ट मिल रहा है ना, या हमें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो बेसिकली ये क्या है, ये लोग अपनी इनकम में से करते हैं। मतलब इनका जो नेचर है, एक तो वो रेगुलर है, कभी कोई गिफ्ट दे रहा है या कभी हमें कोई चीज मिल रही है। तो मतलब बेसिकली क्या है कि ये हमारी इनकम में से किए गए हैं। देखिए, मैं डिफरेंशिएट के थ्रू समझाती हूँ तो आपको और इजी हो जाएगा कि दीज आर मेड आउट ऑफ इनकम। ये हमारी, यानी कि जो पर्सन है उसकी इनकम में से किए जा रहे हैं। और कैपिटल यानी कि उसकी मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट इंक्लूड की जा रही है, उसकी वेल्थ में से किए जा रहे हैं। दीज पेमेंट आर मेड आउट ऑफ वेल्थ। ठीक है, ये रेगुलर इन नेचर है, यानी रेकरिंग है, होते रहते हैं। बर्थडे आ रहा है कभी किसी का, कभी कोई फंक्शन आ रहा है, तो ये रेगुलर इन नेचर है, रेकरिंग है। ये इरेगुलर है, ये नॉन रेकरिंग है। भाई, अब अगर कोई वेल्थ में से आपको कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो बार बार तो नहीं करेगा ना। अब इन्वेस्टमेंट जैसी चीजें एक बार कर दिया, तो इसीलिए ये इरेगुलर इन नेचर है और ये रेगुलर इन नेचर है। ये कंजप्शन पर्पज है कि हमें किसी ने कोई चीज दी और हमने उसको कंज्यूम कर लिया, बेसिकली यूज कर लिया, यूज में ले आए उस चीज को। बट ये क्या है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, ये हमारी वेल्थ को इंक्रीज कर रही है, हमारे कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए लिखा है दीज आर मेंट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में? अब एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, गिफ्ट्स हो गए, ओल्ड एज पेंशन है आपकी, आपके अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, कैपिटल गेन है, इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स है जो रेगुलर नहीं है। ठीक है, वो बात ही यही है कि हमारी वेल्थ से किए जा रहे हैं। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, क्योंकि मैंने आपको इनकम्स पढ़ाई थी तो मुझे रिसीट्स भी पढ़ानी थी, इसलिए मैंने ये पढ़ाया है। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो आता है हमारा इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, नाम से पता चल रहा है, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल, यानी कि जब भी इकोनॉमी के अंदर कोई नए असेट्स बनेंगे, नए इन्वेस्टमेंट होंगे, तो उससे क्या क्या चीजें चेंज होंगी, उससे कितने एडिशंस होंगे, वही हम इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन में आएंगे। देखो उसकी डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, यानी कि इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में कितना एडिशन हो रहा है। भाई, नए असेट्स परचेज किए जा रहे हो या नए इन्वेस्टमेंट आ रहे हो तो हमारी कैपिटल में गेनिंग हो रही है ना, हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो बेसिकली एडिशन कितना हो रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर, वो किस में आएगा, नेट मतलब इन्वेस्टमेंट में या कैपिटल फॉर्मेशन में आएंगे। समझ में आ गया? अब हमारे जो इन्वेस्टमेंट है ये दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, एक है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक है नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस और नेट, अब मैम इनका मतलब भी बताइए। बिल्कुल बताएंगे। देखिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है और नेट, मान के चलिए कि मेरे पास कोई असेट है, मतलब मेरे पास एक्टिवा है, ये मान के चलिए, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो मैंने जब एक्टिवा परचेस की होगी तो वो 1,20,000 की, 1 लाख की मान लीजिए। अब मैं उसको यूज कर रही हूँ, उसको पैसे जो उसमें कुछ टूट फूट भी हो गई या कुछ चीजें आउटडेट, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू में जो कुछ डाउन आएगा। भाई, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, कि अगर हम कोई भी असेट परचेज करके लेके आ रहे हैं, उसकी वैल्यू में कुछ जो डाउन आ रहा है, जो उसपे क्या लग रहा है, आपने अकाउंट में पढ़ा होगा, क्या लगता है उसपे, जो उसकी वैल्यू को कम करता है, डेप्रिसिएशन। तो यानी कि यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो उसकी वैल्यू में जो डेप्रिसिएशन लगा और डेप्रिसिएशन के बाद जो वैल्यू रह गई, यानी कि अगर मेरी एक्टिवा मैंने 1 लाख में खरीदी 4 साल पहले, तो अब उसकी वैल्यू क्या 1 लाख होगी? नहीं होगी ना, समथिंग 40,000 और 50,000 होगी। तो जो उसकी वैल्यू घट गई वो तो हो गया डेप,
और जो वैल्यू रह गई आफ्टर डेप्रिसिएशन उसको हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। यानी कि इसको आप ऐसे ऐसे समझिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, वो मतलब वो वैल्यू जो जिसपे अभी डेप नहीं लगा है, यानी कि जो डेप से पहले की वैल्यू है, यानी कि बिफोर डेप, बिफोर डेप्रिसिएशन, यानी कि वो वैल्यू जिसपे भी डेप्रिसिएशन नहीं लगा है, जिसपे मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की, राइट। तो वो कौन सा इन्वेस्टमेंट है, ग्रॉस। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट भी, टोटल इन्वेस्टमेंट भी मान सकते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, वो वैल्यू जिसपे अभी डेप्रिसिएशन नहीं लगा है। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, वो वैल्यू जो डेप्रिसिएशन के बाद बची, यानी कि आफ्टर डेप्रिसिएशन। समझ में आया? यानी कि वो वैल्यू उस एसेट की या मेरी एक्टिवा की कि जो मैंने 1 लाख की खरीदी, उस पे 40,000 का 50,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो 50,000 जो बचा वो क्या है, वो नेट इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए इसको लिखा गया आफ्टर डेप्रिसिएशन। समझ में आ गया? और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, वो वैल्यू जो डेप्रिसिएशन से पहले थी, एक्चुअल जिसमें मैंने परचेज की थी अपनी एक्टिवा। समझ में आ गया? अभी मैं इसको और अच्छे से फॉर्मूला बेस्ड समझा देती हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं एक्चुअली क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। हमारे पास दो चीजें हैं, दो इन्वेस्टमेंट है, ग्रॉस और नेट। ठीक है, अब मेरे को ये दिया गया है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी कि जो मेरी वैल्यू है वो 1 लाख रुपए की है। ठीक है, जो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 1 लाख रुपए की है। ठीक है, और इस पे डेप्रिसिएशन लग गया 40,000 का। अब मुझसे ये पूछा जा रहा है कि डेप्रिसिएशन के बाद यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या आएगी, तो मैं क्या करूंगी, सिंपल 1 लाख में से 40,000 माइनस कर दूंगी, तो 60,000 जो मेरी वैल्यू आएगी वो क्या निकल के आएगा मेरा, वो मेरा नेट इन्वेस्टमेंट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि अगर मुझे ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू को फाइंड आउट करना है, अगर मुझे ग्रॉस वैल्यू गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, नेट वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो जब मुझे ग्रॉस वैल्यू गिवन है, मुझे नेट वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करती हूँ, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देती हूँ। यही तो किया मैंने, समझ में आया? मैंने यही किया ना, डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि ये कौन सी वैल्यू है, ये डेप्रिसिएशन के बाद वाली वैल्यू है, तभी तो माइनस किया। और अगर मुझे नेट वैल्यू गिवन होगी और मुझे ग्रॉस वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो क्योंकि ये वैल्यू क्या थी, डेप्रिसिएशन से पहले की, तो इसमें मैं क्या करूंगी, डेप्रिसिएशन को प्लस कर दूंगी। समझ में आ गया कि अगर मुझे ग्रॉस और नेट दो तरह की वैल्यू गिवन है डेप्रिसिएशन में, तो अगर मुझे नेट वैल्यू से ग्रॉस में जाना है तो मैं क्या करूंगी, और अगर मुझे ग्रॉस वैल्यू से नेट में जाना है तो मैं क्या करूंगी। समझ में आ गया? अब देखिए डेप्रिसिएशन के क्या क्या कॉजेज हैं। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन क्यों होता है, किस वजह से होता है, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। भाई टाइम हो गया यूज करते 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 करते, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो पैसेज ऑफ टाइम है ना। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब देखो मुझे ही देख लो, भाई सब लोग यूट्यूब पे स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा रहे हैं और मैं अभी व्हाइट बोर्ड से ही पढ़ा रही हूँ, तो मैं अभी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पे ही हूँ, पर पढ़ा तो रही हूँ ना। आप इसको माइंड मत कीजिएगा, आप मेरे पढ़ाने पे ध्यान दीजिएगा कि मैम कैसे पढ़ा रही हैं। इसको मत देखना कि मैम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रही है, बट मैं आपको टेक्नोलॉजी बता रही हूँ। तो चेंज हुआ टेक्नोलॉजी में, ठीक है, और वियर एंड टीयर, कुछ टूट फूट होगी, है ना, वियर एंड टीयर हो गया, पैसेज ऑफ टाइम, चेंज इन टेक्नोलॉजी, इतनी तो, और वियर एंड टीयर। तो ये क्या है, ये कॉजेज है जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। समझ में आया? इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, यानी कि हमें पहले से पता है कि अगर हमारी कोई इन्वेस्टमेंट है और उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो उसकी वैल्यू डाउन जानी है। देखो ये अंडरस्टूड है ना, अगर मैं कोई भी एक्टिवा या कोई भी कार मैंने परचेज की, 4 साल बाद 5 साल बाद मुझे उसकी वो वैल्यू नहीं मिलेगी, तो ये मैं पहले से मुझे पता है, तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। डेप्रिसिएशन को एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के नाम से भी जाने जाते हैं। अब दूसरा एक आ गया अनएक्सपेक्टेड
ऑब्सोलेसेंस, भाई ये तो हमारा एक्सपेक्टेड हो गया। एक हो गया अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, SCENC। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस को बोलते हैं कैपिटल लॉस। क्या बोलते हैं? कैपिटल लॉस। इसमें क्या है कि मान के चलिए मैं अभी नई कार खरीद के लेके आई, ठीक है, और सडनली क्या हुआ, कार का एक्सीडेंट हो गया। तो क्या हो गई, नई कार लेके आई और एक्सीडेंट हो गया, तो टूट गई, खराब हो गई, है ना। तो वो क्या होगा, मैंने एक्सपेक्टेड तो नहीं किया था ना, बट मेरा लॉस हो गया। तो वो क्या है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है। मेरा लॉस तो हुआ ना, लॉस इसमें भी हो रहा है वैल्यू का, बट ये एक्सपेक्टेड था। ये पैसेज ऑफ टाइम की में हो रहा है, ये वियर एंड टीयर में हो रहा है, ये चेंज इन टेक्नोलॉजी में हो रहा है, बट जो मैं नई कार लेके आई उसमें तो नहीं हुआ। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने स्मार्ट बोर्ड परचेज किया, मान के चलो मैंने व्हाइट बोर्ड की जगह अपना स्मार्ट बोर्ड लगा लिया, और स्मार्ट बोर्ड लगाया और वो ढंग से टक नहीं हो पाया वॉल में, वो गिर गया, तो टूट गया। तो ये क्या हुआ, मेरा ये अनएक्सपेक्टेड लॉस है, इसीलिए इसको क्या बोला गया कि मेरी कैपिटल का लॉस हो गया। मैंने एक्सपेक्ट थोड़ी नहीं किया था कि मैं इसको टंगवाऊंगी और ये गिर जाएगा और टूट जाएगा। समझ में आ गया। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या है, जिसको हम डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या है, जो कैपिटल लॉस है, जो अनएक्सपेक्टेड है, हमें नहीं पता कि ये ऐसा होने वाला होता है। जैसे नेचुरल कैलेमिटीज, ये सब क्या है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है। कोई चाहता है कि नेचुरल कैलेमिटी अगर हो, बट अगर हो रही है तो वो कितना सारा लॉस करा के जाती है ना। तो बस वही चीज है। तो समझ में आया आपको ये सारी चीजें? आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनडायरेक्ट टैक्स। इसको टैक्सेस के नाम से ही जानिए। बेसिकली जो हेडिंग है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है। अब पहले आपको टैक्स पता होना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स हेडिंग है, टॉपिक है, उससे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि टैक्सेस क्या होते हैं। टैक्सेस क्या है, जो सरकार हमसे लेती है हमारी इनकम की जनरेशन के बदले। अगर मैं कुछ कमा रही हूं तो सरकार मुझसे कुछ लेगी एज अ टैक्स, वही होता है टैक्स। समझ में आया? अब सरकार ने टैक्सेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जो टैक्सेस हैं वो दो पार्ट में डिवाइड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसका बर्डन यानी कि जो पेएबल है वो उसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर मेरी इनकम है तो मैं ही टैक्स पे करूंगी, मेरी मम्मी या मेरे पापा या मेरा भाई वो नहीं करेगा। समझ में आया? मेरी इनकम है तो मैं ही करूंगी, यानी कि मैं इसको शिफ्ट नहीं कर सकती, इसके बर्डन को मैं ही टॉलरेट करूंगी, मैं इसके बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकती। तो वो डायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। इसमें कौन कौन से आएंगे? आपका इनकम टैक्स हो गया, आपका प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ये सब डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? वो टैक्स जो इनडायरेक्टली आपसे गवर्नमेंट ले रही है। जैसे आप जीएसटी देते हैं, आपने गुड्स परचेज किए, पहले तो बहुत सारे गुड्स टैक्सेस थे, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड, बट अब क्योंकि वन नेशन वन टैक्स का टाइम है तो अब जीएसटी में इंक्लूड करते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसको कौन दे रहा है? इसको हर एक बंदा दे रहा है, मैं भी दे रही हूँ, जितने भी लोग इकोनॉमी में रह रहे हैं सारे के सारे दे रहे हैं। कैसे? आप सोचो, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लेके आए, अगर मैं ये मार्कर खरीद के लेके आई हूँ तो इसकी जो एमआरपी होगी ना, उस पे लिखा होगा इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, यानी कि इसमें ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? जिसने इसका प्रोडक्शन किया है। जैसे मैंने अगर इसका प्रोडक्शन किया है तो इसकी कॉस्ट थी 20 रुपए की, गवर्नमेंट ने मुझे बोला कि हम इस पे टैक्स लगाएंगे, तो मैंने ये सोचा कि मैं इसे 20 रुपए में ना बेच के इसका टैक्स लोगों से वसूल कर लेती हूँ, शिफ्ट कर देती हूँ बर्डन। तो मैंने इसका कॉस्ट बढ़ा दिया, 30 रुपए कर दिया। तो मैंने क्या किया, मेरे को ना देना पड़े ये टैक्स, मैंने कस्टमर से लेना स्टार्ट कर दिया। समझ में आया? इसी को बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आपने तब भी कभी भी कोई कॉमोडिटी परचेज की होगी, उस पर लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, इस पे भी लिखा होगा। आप अपने घर में कोई भी प्रोडक्ट को देखना, सब पे लिखा रहता है एमआरपी पे इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। समझ में आया? तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है और ये इनडायरेक्टली पे किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से टैक्स आएंगे? आप टोल टैक्स देते हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं, जैसे हम नोएडा जा रहे हैं, तो वो नोएडा एक्सप्रेसवे पे टैक्स पड़ रहा है, जो टोल टैक्स लग रहा है, तो ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। समझ में आया? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। तो आपको टैक्सेस समझ में आ गए कि डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। अब
अब बात आती है हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्स की। अब देखो, गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है, पर गवर्नमेंट हमें कुछ कुछ फैसिलिटीज भी तो प्रोवाइड करा रही है। जैसे कि गवर्नमेंट एलपीजी सिलेंडर्स पे सब्सिडीज दे रही है, सोलर पैनल पे सब्सिडी दे रही है। तो गवर्नमेंट जो हमें सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है, अब गवर्नमेंट हमसे टैक्स वसूल कर रही है, तो कुछ बदले में हमें दे भी तो रही है टैक्सेस, आई मीन सब्सिडी की फॉर्म में। तो बस वही नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या करेंगे, जो एनआईटी है, इसको बोलते हैं एनआईटी। एनआईटी को हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, आईटी हैं, हम डायरेक्ट टैक्स को इसमें इंक्लूड नहीं करते, इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी हैं उसमें से हम माइनस कर देते हैं सब्सिडीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, सरकार ने सब्सिडी दे दी 500 रुपए की, तो जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बच के आएंगे वो कितने बच के आएंगे, 500 रुपए। वो होते हैं एनआईटी। समझ में आया, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकल के आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट यही तो देखना चाह रही है कि मुझे कितना टैक्स में आया और मैंने कितना पे किया, मतलब कितना रिसीव हुआ और सब्सिडी के फॉर्म में मैंने कितना पे किया, तो एक्चुअल नेट कितना बचा मेरे पास। तो डेट इज एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ में आया, डेप्रिसिएशन का पॉइंट समझ में आया कि अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया है, नेट इन्वेस्टमेंट दिया है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। एनआईटी दिया है, एनआईटी कैसे निकालेंगे। अब इसके बाद हमारे एक दो टॉपिक और हैं, उनको भी करते हैं, फिर इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको समझाया कि एनआईटी क्या है, कैसे निकलता है, आईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब मैं उसको फॉर्मूला बेस्ड बता देती हूँ कि कैसे निकलता है। उसके लिए आपको दो टर्म पता होने चाहिए, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। ये दो की टर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। देखो, फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट है जो किसी कॉमोडिटी को बनाने में लग रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इस मार्कर को बनाने का खर्चा, इस मार्कर को बनाने की कॉस्ट सपोज 20 रुपीज है, तो ये क्या है, एक मेरी फैक्टर कॉस्ट है, इसमें कोई भी टैक्सेस इंक्लूड नहीं है, यानी कि ये वो कॉस्ट है जो बनाने में जिसका खर्चा आ रहा है। अब क्या ये मार्केट में 20 रुपए पे ही बिकेगा, नहीं, मार्केट में मान के चलो ये 30 रुपए पे बिक रहा है, तो वो जो मार्केट में जिस प्राइस पे ये अवेलेबल है, जिसको लोग खरीदेंगे, उसको क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस। यानी कि इसमें सारे टैक्सेस क्या हो चुके होंगे, इंक्लूड हो चुके होंगे, जो मैंने आपको बताया कि एनआईटी क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि ये वो कॉस्ट, मार्केट प्राइस वो कॉस्ट है जिसमें हम सारे टैक्स इंक्लूड कर चुके हैं, तभी तो ये मार्केट में बिक रहा है इस प्राइस पे। समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल कि मार्केट में इसका फैक्टर प्राइस है 20 रुपए, 10 रुपए का इस पे टैक्सेस मैंने जोड़ दिए, जो भी मेरे एनआईटी है, कितने का हो गया, 30 रुपए का। अब जो 30 रुपए में जो ये मिल रहा है, ये क्या है, हमारा मार्केट प्राइस है। समझ में आया, मार्केट प्राइस। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें दो सिनेरियोज होते हैं कि अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट गिवन है और मुझे मार्केट प्राइस निकालनी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो मैं क्या करूंगी, मैं प्लस कर दूंगी अपने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, यानी कि मेरे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एनआईटी को मैं प्लस कर दूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितने भी प्रोडक्ट्स की एमआरपी है वो क्या होते हैं, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस होते हैं। समझ में आया। अब सेम यही, अगर मुझे मार्केट प्राइस गिवन है, अगर मुझे 30 रुपए गिवन है और मुझसे बोला जाए कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या थी, यानी कि इसकी फैक्टर कॉस्ट क्या थी, तो मैं क्या करूंगी, 10 रुपए माइनस कर दूंगी। 10 रुपए क्या है, मेरे टैक्सेस, तो यानी कि मैं एनआईटी को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। समझ में आया। इसके लिए दो की टर्म है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। ये आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, मार्केट प्राइस क्या होती है। फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट है जो एक्चुअली लागत आई इस प्रोडक्ट को बनाने की, बेसिकली खर्चा, और मार्केट प्राइस वो वैल्यू जिस पे ये मार्केट में अवेलेबल है। समझ में आया, जिसमें टैक्सेस भी इंक्लूड हो जाते हैं। समझ में आया हमारा फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। अब एक टर्म आता है NFIA। क्या टर्म आता है, NFIA, फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्या बोलते हैं ऐसे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि वो इनकम
जो हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिसीव हुई। देखो बच्चों, हमारी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट भी हो रहा है, इंपोर्ट भी हो रहा है, तो कितना इंपोर्ट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ, प्लस माइनस करके जो इनकम निकल के आएगी उसको बोलते हैं एनएफआईए। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हमने कितना रिसीव किया। अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो रिसीव कर रहे हैं, इंपोर्ट करेंगे तो पेमेंट कर रहे हैं। समझ में आया? तो कितना हमने पेमेंट किया, कितना हमने रिसीव किया, उसको माइनस करके जो एक्चुअल वैल्यू निकल के आई, दैट इज एनएफआईए। उसको क्या बोलते हैं? एनएफआईए। इसका एक की टर्म है, इसको एक निमोनिक टर्म से भी लर्न करते हैं कि फीफा माइनस फीटा, ये निमोनिक टर्म है। फीफा माइनस फीटा। फीफा क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यानी कि कितना हमने पेमेंट किया और कितना रिसीव हुआ, उसका जो माइनस वैल्यू, यानी कि उन दोनों को जो डिफरेंस है, दैट इज द एनएफआईए। और यही नेट फैक्टर इनकम है अब्रॉड की। अब ये टर्म कहाँ यूज होता है? हमारी इनकम फाइंड आउट करने में। हमारी इनकम दो तरीके की है, मैंने आपको बताया, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। अगर किसी ने नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो देख लेना, उसमें बताया हुआ है मेरा। तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। डोमेस्टिक इनकम वो इनकम है जो हमारे देश में हो रही है। अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर, इंडियन टेरिटरी के अंदर जो हम इनकम जनरेट करें, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम क्या है? जिसमें हमने सारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी ऐड कर लिए, यानी कि हम अदर देशों से भी जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बेसिकली जो इनकम हो रही है, दैट इज नेशनल इनकम। समझ में आया? अब देखो इसमें क्या, ये इसमें क्या इसका यूज होगा, ये देखो, ये ऐसे हो गया। अब मुझे डोमेस्टिक इनकम दी हुई है, मेरे से बोला जा रहा है कि मुझे नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है, तो मैं उसमें क्या करूंगी? एनएफआईए को प्लस कर दूंगी, क्योंकि यही मेरी वो नेट फैक्टर इनकम है अब्रॉड से जो मुझे रिसीव हुई है। तो मैं अपनी नेशनल इनकम में से ऐड करूंगी ना, मैं ये देखूंगी ना कि मेरी नेशनल इनकम में डोमेस्टिक इनकम तो हो गई, उसमें एनएफआईए यानी कि बाहर से मुझे कितनी इनकम जनरेट हो गई, दोनों को प्लस करके मेरी नेशनल इनकम निकल आएगी। समझ में आ गया? यही उल्टा हो जाए कि मुझे नेशनल इनकम दी हुई है और मुझसे बोला जाए कि डोमेस्टिक इनकम कितनी थी, भाई तो मैं क्या करूंगी? मेरी जो भी नेशनल इनकम थी उसमें से मैं उस एनएफआईए वाले पोर्शन को माइनस कर दूंगी। क्या करूंगी? माइनस कर दूंगी, तो मेरी डोमेस्टिक इनकम निकल आएगी ना। तो यही हमने किया है। समझ में आ गया? अब यही सारे की टर्म्स, यही सारे पॉइंट्स हैं जो आपको आगे नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने में यूज होंगे। मैं इनको एक समराइज फॉर्म में दोबारा बता देती हूँ। अभी तो मैंने आपको प्रॉपर डिटेल वाइज, टॉपिक वाइज समझाया, मैं समरी वाइज आपको बता देती हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कॉपी पेन लेके बैठिए और अपने कॉपी में उसको ड्रॉ कीजिए अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आपने कॉपी पेन लेके बैठ लिए, चलो मेरे साथ साथ बनाते चलो और पढ़ते चलो, आपको बहुत अच्छे से पूरा डिटेल वाइज क्लियर हो जाएगा कि अभी मैंने क्या समझा। हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो रहा, बट अब क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था? इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको दो इन्वेस्टमेंट बताए थे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दो तरह के इन्वेस्टमेंट बताए थे। मैंने इसमें क्या बताया था? इसमें डेप्रिसिएशन का रोल था। जब भी हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट में जा रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? माइनस कर रहे थे हमारा डेप्रिसिएशन। क्यों? मैंने आपको समझा दिया था कि नेट वैल्यू क्या है और ग्रॉस वैल्यू क्या है। अगेन अगर मुझे नेट से ग्रॉस में जाना होगा तो मैं डेप्रिसिएशन को प्लस करूंगी, क्योंकि ये वो वैल्यू है जिसपे मैंने कोई भी चीज परचेज की होगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन को मैंने आपको बता दिया, इसको एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस भी कहते हैं। इसको दूसरा नाम है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसको कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दूसरा एस्पेक्ट मैंने आपको बताया फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। दूसरा फैक्टर ये बताया, इसमें मैंने आपको एनआईटी का यूज बताया कि मैं जब भी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस वाली वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी होगी तो मैं अपने जो भी मेरे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे एनआईटी, उनको प्लस कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। और अगर मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो मैं माइनस कर दूंगी अपने
एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैं माइनस कर दूंगी। समझ में आया? तीसरा कीटम मैंने क्या बताया आपको कि अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम गिवन है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, अच्छा यहाँ पे ये और लिख लेना कि एनआईटी कैसे निकलते हैं, ये मैंने आपको बताया था। एनआईटी कैसे निकलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, हाँ, तो डोमेस्टिक इनकम से मुझे नेशनल इनकम में जाना है तो मैं क्या कर रही हूँ? एनएफआईए को प्लस कर रही हूँ। एनएफआईए क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर मुझे नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे जाना है तो मैं माइनस कर दूंगी एनएफआईए। ठीक है, एनएफआईए कैसे निकलता है? आपको हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो, और नहीं गिवन होगा तो हम कैसे निकालेंगे? जो मैंने आपको बताया, फीफा माइनस फीटा, ये निमोनिक वर्ड है। फीफा माइनस फीटा याद रखोगे, बहुत इजी से याद रहेगा कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक फिनिश हुआ, यानी कि हमारा चैप्टर 2 समाप्त हो चुका है। थर्ड चैप्टर जो हम आएगा हमारा एग्रीगेट्स, उसमें हम एग्रीगेट्स पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके हमारा पूरा नेशनल इनकम हम कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये 3 जो मैंने समराइज फॉर्म आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनको आप एक बार 2 बार अपनी नोटबुक में बनाइए कि ये कैसे प्लस माइनस हुआ, ये आपके नेशनल इनकम को कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने वेल विशर्स तक, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और एक बार बुक से रीडिंग जरूर लगाइए कि बुक्स में क्या लिखा हुआ है। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको समझा दूंगी। तब तक के लिए अपने हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।